अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। In the previous lecture we have studied the consumption function and saving function. Actually we have started a new chapter which was basic macroeconomic relationship, and we have studied two topics. First one is consumption function. Among this we have analyzed the uh, concept of consumption function, different components of consumption function, average propensity to consume and marginal propensity to consume with the help of examples. We have also studied saving function, components of saving function, average propensity to consume, uh, mar- average propensity to save and marginal propensity to save, and also analyzed their graphical explanation. Today we are going to start the next, or you can say that हम सेम टॉपिक को जो है वो हम आगे एक्सटेंड करते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. Today we are going to study the non-income determinants of consumption and saving. As in the previous lecture, in the saving function, in the consumption function, we have compared the two variables. Means we have compared the consumption with income and saving with income. So today we are going to analyze the non-income determinants of consumption and saving. Furthermore, we have also analyzed investment function and changes in investment demand curve in today's lecture. So first topic is non-income determinants of consumption and saving. हम इनकम के साथ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंपेयर कर चुके हैं, जिसे हमने कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन का नाम दिया और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी डिस्कस की. आज हम नॉन इनकम डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग डिस्कस करते हैं. ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम उसका कंजम्पशन पे इम्पैक्ट देखेंगे, कंजम्पशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, और फिर सेविंग पे देखेंगे सेविंग को कैसे अफेक्ट करते हैं. कंजम्पशन का और आप सेविंग का आपस में क्या रिलेशन है ये देखने नहीं जा रहे हैं. वैसे आप जानते हैं हमारी इनकम जो है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं और या फिर हम खर्च कर देते हैं. यही दो कंपोनेंट है हमारी इनकम के. तो यहाँ पे जो पॉइंट एनालाइज करना चाहता हूँ ये है कि ये जितने भी डिटर्मिनेंट हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि ये कंजम्पशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, एंड देन फिर ये देखेंगे साथ में ही कि ये सेविंग को कैसे इफेक्ट करते हैं. कंजम्पशन की वजह से सेविंग कैसे इफेक्ट होती है ये नहीं हम पढ़ने जा रहे, ये बात ख्याल कीजिएगा. फर्स्ट नॉन इनकम डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग इज वेल्थ. बहुत सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. वेल्थ अगर ज़्यादा होगी हमारी तो हमारे कंजम्पशन लेवल भी ज़्यादा होगा, और अगर इसी तरह अगर वेल्थ हमारी ज़्यादा है तो हम सेविंग फिर कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वेल्थ ज़्यादा है तो आपका सेविंग रेट जो है वो कम होगा, जबकि आपका कंजम्पशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा. इसी तरह अगर आपके पास वेल्थ कम है, अगर आपके पास वेल्थ कम है तो आपका कंजम्पशन लेवल भी कम होगा, जबकि सेविंग लेवल जो है वो ज़्यादा होगा. जो उसमें सिलसिले में फिर आप वेल्थ जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे होगे बाय इंक्रीजिंग योर सेविंग लेवल. सेकेंड डिटर्मिनेंट इज बोरिंग. मोर बोरिंग मोर कंजम्पशन. देखें, बोरिंग ज़्यादा करेंगे, अगर हाउस होल्ड बोरिंग ज़्यादा करता है तो ऑब्वियसली वो बोरो कर रहा है कंजम्पशन करने के लिए. कोई भी सेविंग करने के लिए बोरो नहीं करता. हाउस होल्ड बोरिंग, जो हाउस होल्ड बोरो करता है वो कंजम्पशन करने के लिए करता है. वो कभी भी बोरिंग सेविंग करने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि द रीज़न इज दैट के उसे उस बोरिंग पे जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. उस बोरिंग की कॉस्ट है वो उसे पे करना पड़ेगी. तो बोरिंग जब ज़्यादा होगी इट मीन्स कि कंजम्पशन ज़्यादा है, एंड सेविंग जो है वो कम है. ऑब्वियसली हम बोरो ही तब करते हैं जब हमारे पास सेविंग ना हो, क्योंकि आपने बोरो जो किया है उस पे उसकी कॉस्ट आपने पे करनी है. तो जब आपके पास सेविंग नहीं होती तभी आप बोरो करते हैं और कंजम्पशन करने के लिए करते हैं. तो इट मीन्स बोरो अगर आप करते हैं, बोरिंग हो ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी और सेविंग कम होगी.
The third determinant of non-income determinant of consumption and saving is expectation. Expectations, let's say expectations about your income. एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। लेट्स सपोज के पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है अबाउट योर इनकम, के फ्यूचर में आपकी इनकम राइज होने वाली है, तो उसका कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट होगा और सेविंग पे क्या इफेक्ट होगा। देखें, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है अबाउट इनकम कि आपकी इनकम फ्यूचर में राइज होने वाली है, तो आपकी कंजम्पशन लेवल आपका इंक्रीज कर जाएगा, जबकि आपका सेविंग लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा। इसी तरह इसी तरह अगर आपकी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है अबाउट इनकम, कि इनकम आपकी फ्यूचर में फॉल होने वाली है, तो आपका कंजम्पशन लेवल जो है वो फॉल हो जाएगा, सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि इनकम के बारे में ही कंजम्पशन एक्सपेक्टेशन हो, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस भी हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस लेवल विल राइज इन द फ्यूचर डेज। ठीक है, प्राइस लेवल जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आपका कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जबकि सेविंग लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा। आप मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेंगे जो मतलब ख़राब नहीं होती या वेस्ट नहीं होती, आप मैक्सिमम परचेज कर लेंगे ताकि आप मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है ना, तो आप पहले ही परचेज कर लेंगे। इसी तरह अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस लेवल जो है वो डाउन होने वाला है, तो फिर आप कंजम्पशन कम कर देंगे, सेविंग बढ़ा देंगे, क्योंकि आपका टारगेट होगा कि जब प्राइसेस फॉल होंगी आप तब उन्हें परचेज करेंगे। फोर्थ वन इज रियल इंटरेस्ट रेट। इट इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। रियल इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो कंजम्पशन आपकी जो है वो फॉल हो जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह है कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर हो रहा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक में पड़े रहें सेविंग की सूरत में, ताकि उस पर इंटरेस्ट रेट हमें मिलता रहे। और इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फिर हम बैंक में पैसे कम रखते हैं। ठीक है, बैंक में पैसे कम रखते हैं, सेविंग गिर जाती है और कंजम्पशन जो है वो फिर बढ़ जाती है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। हमने देखा ये किस तरीके से ये डिटर्मिनेंट्स। सर ये दोबारा बता दें रियल। ऑल राइट, रियल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट मेंशन है। आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट के बारे में जानते होंगे, मैं रियल इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। हम पैसे बोरो करते हैं तो उस पर जो फिर इजाफी रकम आप बैंक को पे करते हैं या किसी और इनफॉर्मल सेक्टर को पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, सिंपल जिस इंटरेस्ट के साथ कुछ भी ना मेंशन हो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए तो वो रियल इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। सर आपकी आवाज कट रही है। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। जी आ रही है आवाज अब? रियल इंटरेस्ट रेट। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। ऑलराइट, अब आ रही है आवाज? देखें जरा, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। जी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही जी है। आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही। सर कट कट के आ रही है। चलें, होपफुली ठीक हो जाएगी, इंटरनेट पे कोई इशू हो सकता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपका इंक्रीज करता है तो कंजम्पशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा पैसे बैंक में पड़े रहे सेविंग की सूरत में, ताकि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे, और फिर आप कंजम्पशन कम से कम करते हैं। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपका सेविंग रेट भी कम हो जाएगा और कंजम्पशन रेट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर आपको एज सच इनकम नज़र नहीं आ रही होती सेविंग पे, तो फिर सेविंग कम हो जाती है, जब ये कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का?
द थर्ड फंक्शन इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हमने पहले कंजम्पशन सर फंक्शन उसका को एनालाइज किया। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, सर आपने वो जी फॉर्मूला फार्मूला बोला था, था वो। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन को एनालाइज किया, द थर्ड फंक्शन इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। हमारी इनकम के दो पार्ट हैं, कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। सेविंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं। Here, investment function, the relationship between investment and interest rate is called investment function. The relationship between investment and interest rate is called investment function. Here, investment is the function of interest rate. R is the symbol of interest rate and I stands for investment. Interest rate is the independent variable while investment is the dependent variable, and investment depends negatively on the interest rate. Investment can be defined as expenditures on new plants, capital equipments, machinery, inventories, इवन आप कोई हाउस परचेज करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, दीज आर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली दो मेन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज मार्जिनल बेनिफिट्स एंड सेकंड वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट्स मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा, दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट है कि मार्जिनल बेनिफिट, कि आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट मींस इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप पैसा लगाने चाह रहे हैं, उस पैसे की कॉस्ट है जो आपको बियर करना पड़ेगी, उसे बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। This is the graphical representation of investment demand curve. On the y-axis there is a interest rate and on the x-axis there is investment. जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, investment depends negatively on the interest rate. Higher interest rate is associated with the lower investment and lower interest rate is associated with the higher investment. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। देखें मैं ये कैसे कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है, तो लोग कम बोरो कर सकेंगे और कम इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, तो लोग ज़्यादा बोरो कर सकेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। जितनी भी आप देख सकते हैं पीछे पाकिस्तान में हिस्टोरिकली आप कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम किया है वो, और उसका मकसद यही रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया जा सके। इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम हो गई, तो लोग फिर ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। So there is a negative or inverse relationship between interest rate and investment. क्लियर है बेटा? किसी को कंफ्यूजन है इस नेगेटिव रिलेशनशिप में तो मैं दोबारा भी बता सकता हूँ। सर एक बार प्लीज दोबारा, सर प्लीज अभी तो दोबारा बता दें। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट। देखें मैं अब दोबारा दो तरीकों से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप बहुत रिच हैं, लैंडर हैं, मतलब आप बोरो करने वालों में से नहीं हैं, आप बोरो देने वालों में से हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम पुअर हैं, मतलब नॉर्मल हैं, हम बोरो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ये कि हम जो है वो लैंडलॉर्ड है, हमारे पास तो पैसा ही बहुत है, हम तो बोरो करते नहीं है। तो हाउ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट। हमने पैसा बैंक में रखवाया हुआ है, अगर तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हम पैसा बैंक में रहने देंगे, हम खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है और बैंक से हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर जो है वो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, फिर आपकी कोशिश होगी कि आप खुद इन्वेस्टमेंट करें। बैंक में पैसे पड़े हैं, उस पर इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो आप फिर खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। अब हम बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है। आपको मतलब आप बोरो कर रहे हैं, उस पर आपको 20% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी अमाउंट है, तो आप कम बोरो करेंगे और इन्वेस्टमेंट में भी कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, 5% है, 6% है, तो लोग ज़्यादा बोरो कर सकेंगे और इस तरह इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। दोनों तरीकों से नेगेटिव रिलेशनशिप ही बनता है। हायर इंटरेस्ट रेट इज एसोसिएटेड विद द लोअर इन्वेस्टमेंट एंड लोअर इंटरेस्ट रेट इज एसोसिएटेड विद द हायर इन्वेस्टमेंट। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर है। शिफ्ट्स इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर, इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जबकि डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। लेट्स सी व्हाट आर दोज फैक्टर्स और वेरिएबल्स which can affect the investment demand curve. First one is acquisition, maintenance and operating cost. ये तीनों कॉस्ट हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। If these costs are high, it means you have low expected rate of return. Investment demand curve will shift to the leftward. And on the other hand, if these costs are smaller, there will be a higher expected rate of return. Investment demand curve will shift to the rightward. देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा है, गैसोलीन प्राइस ज्यादा है, ठीक है। इट मीन्स कि योर टोटल कॉस्ट इज टू मच हाई। जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपका रिटर्न या प्रॉफिट जो है वो कम होगा। देखें, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होने से आप इन्वेस्टमेंट फिर कम करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कम है, तो इन्वेस्टमेंट आप कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतना ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम होंगे और उतनी ही इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी, और इस केस में इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। Another determinant is business taxes. ये जो वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व या चेंजिंग फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। सेकंड वन इज बिजनेस टैक्सेस। हाई बिजनेस टैक्सेस, अगर बिजनेस टैक्सेस ज्यादा हो तो बिजनेस टैक्सेस आपने कॉस्ट में से पे करने हैं ना, रेवेन्यू में से पे करने हैं, वो कॉस्ट कहलाएंगे। बिजनेस टैक्सेस ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड।
On the other hand, when there is a low business, there are low business taxes, business taxes अगर कम लगाए जाएं तो कॉस्ट भी कम होगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे जोन बनाते हैं कि यहाँ पे टैक्स फ्री जोन बनाई जाती है इन्वेस्टमेंट में इजाफा करने के लिए, बिजनेस में इजाफा करने के लिए, इंडस्ट्रीज में इजाफा करने के लिए। टैक्स फ्री जोन, वहां पे बिजनेस टैक्सेस जो है वो कम लगाए जाते हैं या ना होने के बराबर लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को कम कॉस्ट नजर आए, लोगों को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा नजर आए और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा सके। इस केस में इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज टेक्नोलॉजिकल चेंज। जितनी हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जितनी इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होंगे, बिकॉज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जितनी कॉस्ट कम होगी उतना रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह जितनी हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जितनी हम बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उतना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उतना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होगा, और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जांपल दे सकता हूं कि उसमें हम जितनी इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है और उतना ही रेट ऑफ रिटर्न बढ़ रहा है। सो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी, रेट ऑफ रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। Another important determinant of investment demand curve is stock of capital goods on hand. Economy is overstocked. Let's suppose economy is overstocked. Excessive inventories of finished goods. देखें, अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी बल्क ऑफ स्टॉक मौजूद है, ऑलरेडी इन्वेंटरीज, एक्सेसिव इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड मौजूद है, देन expected rate of return on new investment will be decline. तो investment demand का will shift to the left side. अगर इकोनॉमी ओवरस्टॉक्ड है ऑलरेडी, जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज जो है वो ऑलरेडी ओवरस्टॉक्ड होती हैं, एक्सेसिव इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिमांड का बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर इकोनॉमी ऑलरेडी ओवरस्टॉक्ड है, एक्सेसिव इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैं, देन आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट कम नजर आएगा। मैं आपको इसकी माइक्रो लेवल पे एग्जांपल देता हूँ, उसी को आप मैक्रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री हो, लाइक मोटरसाइकिल, जो चाइना की मोटरसाइकिल आई हैं, अब उसमें ऑलरेडी बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, डिफरेंट फर्म्स बनी हुई हैं, उन्होंने अपने टैग चेंज किए हुए हैं, तो ऑलरेडी उसमें इकोनॉमी स्टॉक है। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मतलब आपको इतना रिटर्न नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर स्टार्ट में आप देखते उस वक्त इकोनॉमी जो है वो ओवर स्टॉक नहीं थी इस कमोडिटी के लिए, तो उस वक्त रिटर्न भी ज्यादा नजर आ रहा था लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। अगर इस टाइम करंट सिनेरियो में देखा जाए तो आपको जो है उसमें ये रिटर्न कम नजर आएगा और इन्वेस्टमेंट। हाँ, कार इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो उसमें अभी इकोनॉमी जो है वो ओवर स्टॉक नहीं है, तो उसमें जो है वो आपको हाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नजर आएगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है। मैंने माइक्रो पे एग्जांपल दिया, इसी को हम सेम मैक्रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज प्लान्ड इन्वेंटरी चेंजेस। Investment is only affected by planned inventory changes. Firms plan to increase their inventories. Investment demand curve shift to the right. अगर आप फर्म कुछ प्लान करती है इन्वेंटरी चेंजेस की, फर्म प्लान करती है कि ये अब बटनों वाले मोबाइल फोन का दौर चला गया है, अब एंड्रॉयड फोन जो है हमें लॉन्च कर देना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो रिटर्न भी ज्यादा नजर आएगा और इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हो जाएगा। ये है इन्वेंटरी चेंजेस।
टाइम टू टाइम प्लान इन्वेंट्री चेंजेस। तो अगर फर्म की प्लान इन्वेंट्री चेंजेस हैं, फर्म प्लान टू इंक्रीज देयर इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। अगर फर्म्स अपनी इन्वेंटरीज में इजाफा करना चाहती है, अगर फर्म अपनी इन्वेंटरीज में इजाफा करना चाहती है किसी भी वजह से, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट कर जाएगा। और अगर फर्म्स अपनी इन्वेंटरीज में कमी करना चाहती है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। Another important determinant of investment demand curve is expectations. Business investment depends upon expected return. Expectations depends on forecast, future sale, future operating cost, future profitability. जब भी आप बिजनेस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उतनी ही आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप उसकी फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में इस कमोडिटी की सेल्स क्या होंगी, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो जितनी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितनी ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होंगी अबाउट फ्यूचर सेल, अबाउट फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, उतनी ही इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द left side. So these are the determinants of investment demand curve which cause shifting in the investment demand curve. Increase की सूरत में investment demand curve right पर shift हो जाएगा, और decrease की सूरत में investment demand curve जो है वो left पर shift हो जाएगा। You can get the additional learning from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter 27, basic macroeconomic relationships. ये जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं इनकी मजीद एक्सप्लेनेशन, मजीद एग्जांपल्स जो है वो भी आप बुक से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, एक्सप्लेनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर।